हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, हम जो है हमारी जो एनसीईआरटी एक्सप्रेस की जो है सीरीज चल रही थी, उसको हम एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। और हमने पिछले 7 वीडियो के माध्यम से एक एक चैप्टर करके जो है 7 चैप्टर जो है अपने थ्योरी और उसके साथ जो है एमसीक्यू भी डिस्कस कर लिया था। आज की हमारी जो चैप्टर होने वाला है, ये हमारा 8वां चैप्टर होने वाला है, जिसका नाम आप देख पा रहे होंगे, महिलाएं, जाति एवं सुधार। आप इसमें जो है महिलाओं की स्थिति के बारे में देखेंगे और उनको स्थिति को अच्छा करने के लिए कौन कौन से रिफॉर्म हुए, कौन कौन से जो है सामाजिक कार्यकर्ता आगे आए, और जातियों में कैसे बटा हुआ था भारतीय समाज, इसके अलावा उनमें कौन कौन से सुधार हुए। आपने ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार का नाम सुना होगा, आत्मसम्मान आंदोलन, भूदान आंदोलन, और इसके अलावा आपने सती प्रथा सुना होगा और बाल विवाह निषेध अधिनियम सुना होगा। तो इन सभी से आप संबंधित यहाँ पर तथ्य को देखने वाले हैं। तो आप सभी जो है क्लास को स्किप मत करिएगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सवाल आपके बनते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखेंगे बीपीएससी टीआरई का, तो वहाँ पर आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से और इस टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इस क्लास की जो है पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो हम देर न करते हुए अपने जो है सवालों को, मतलब अपने जो है तथ्य को देखेंगे। जो हमारी कंटेंट है हम उसको पढ़ेंगे और मैं जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़ूँगा। बाकी जहाँ जहाँ जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी मैं उसको मार्क कर दूंगा। आप लोग अगर कॉपी पेन लेकर बैठ रहे हैं तो उसको नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आप बस इम्पॉर्टेंट समझकर उसको याद कर लीजिएगा, कहीं भी आप नोट कर लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले शिक्षा या बच्चों की ज़िंदगी जो है वो कैसी रही होगी। आजकल मध्यवर्गीय परिवारों की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं, उनमें बहुत सारी लड़कियों के साथ जो है पढ़ती हैं, ठीक है। उनमें से बहुत सारे जो है लड़कों के साथ भी पढ़ती हैं। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों विश्वविद्यालय में जाती हैं और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है और कानून के अनुसार वह किसी भी जाति या समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती हैं। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। पुरुषों की तरह से भी महिलाएं वोट डाल सकती हैं और चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाती। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से ही मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल नहीं पाते हैं। देखिए अब ऐसा नहीं है, अब जो है पढ़ने का अधिकार सबको है, सभी लोग पढ़ते हैं। अब ये आगे आगे पढ़ पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते हैं पैसों के अभाव में, तो ये उन पर डिपेंड करता है। लेकिन अब जो है लगभग प्राइमरी एजुकेशन सभी के लिए निःशुल्क है और 1 से लेकर 5 तक सभी पढ़ सकते हैं। और आपको अभी भी हर जगह जो है जूनियर हाई स्कूल भी देखने को मिल जाते हैं सरकारी। तो आप जो है हाई स्कूल तक की शिक्षा जो है आपको निःशुल्क मिल सकती है। इसके बाद आपकी इंटर कॉलेज भी सरकारी हैं, जो नाम मात्र की फ़ीस पर आपको 12वीं तक की जो है पढ़ाई करवा देते हैं। अब आगे बढ़ने के लिए आपको जो है थोड़ा सा पैसे की ज़रूरत होती है। तो ये तो मैं मानता हूँ कि गरीबों के लिए जो है शिक्षा थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि मतलब अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको पढ़ने नहीं दिया जाएगा। पहले थोड़ा सा सिचुएशन जो थी वो अलग थी। अब देखिए, गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से ही मिलते थे या कम मिलते थे, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। और 200 साल पहले हालात काफ़ी ज़्यादा भिन्न थे और ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। बिल्कुल, हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाएं। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महामंडित किया जाता था। सती शब्द का अर्थ सदाचारी महिला था और संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार जो है बहुत ज़्यादा सीमित थे। अब देखिए यहाँ पर एक दिखाया गया है कि यहाँ पर जो है महिला को उनके जो है पति के साथ जो है चिता में जला दिया जाता था। तो बहुत सारी महिलाएं जो है अपने मन से भी ऐसा करती थी और बहुत सारी जो है उनको ज़बरदस्ती भी बहुत सारी महिलाओं को बिठाया जाता था। देखिए, संपत्ति पर भी महिलाओं के अधिकार जो है सीमित थे और शिक्षा तक महिलाओं की प्रायः कोई पहुंच नहीं थी। और देश के सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी। देखिए, ये तो बहुत ही गलत मत है, ऐसा कोई बात नहीं है। और वैसे आज के परिप्रेक्ष्य में विधवा की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो है
हमारी ये जो जेनजी आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा होशियार होती जा रही है, और आप सभी लोग समझ ही गए होंगे होशियारी कहने से धर्म, संस्कृति, कल्चर सभी लोग अपना भूल रहे हैं और बस वेस्टर्न कल्चर के पीछे ही लगे हुए हैं। देखिए, समाज में सिर्फ स्त्री पुरुषों के बीच जो है फ़र्क नहीं था। ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनों आदि से जुड़ी शक्तियाँ, जिन्हें प्रायः वैश्य कहा जाता था, उनका स्थान आता था। फिर काश्तकार, जिन्हें बुनकर और कुम्हार जैसे दस्तकार थे, उन्हें शूद्र कहा जाता था। इस श्रेणी क्रम की सबसे निचली पावधान पर ऐसी जातियाँ थीं जो गाँवों शहरों में साफ सुथरा रखती थीं। ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दूषित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। और ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थीं। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने के लिए सवर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की जो है छूट नहीं थी। उन्हें निम्न दर्जे का जो है मनुष्य माना जाता था। अब देखिए, 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान इनमें बहुत सारे कायदे कानून और नज़रिए धीरे धीरे बदलते गए, और आइए देखते हैं कैसा हुआ। देखिए, परिवर्तन की दिशा में एक कदम, ठीक है, परिवर्तन की दिशा में उठते हुए कदम। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिस और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संचार के नए नए तंत्र विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्ची और पुस्तकें छप रही थी। ये चीज़ें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी, बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुँच में आ सकती थी, जिनके बारे में आप जो है कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं, और लिहाजा आम लोग भी उन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते थे। उनमें बहुत सारी अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार जो है व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों के बीच जो है चर्चाएं होती थी, और कभी कभी महिलाएं भी इसमें सम्मिलित होती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक जो है पहुंच सकती थी। सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन से जो है ये जुड़ी होती थी, और इस तरह की बहस जो है अक्सर भारतीय समाज सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। इसमें जो है राजा राम मोहन राय इसी तरह के एक सुधारक थे, और उन्हें कलकत्ता में ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया, जिसे बाद में जो है ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। शुरुआत में इसको ब्रह्म सभा के नाम से जाना गया और बाद में इसको ब्रह्मो समाज के नाम से जाना गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा लाइन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय जैसे लोग जो है सुधारक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीके से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर नए जीवन तरीके को अपनाएं। बिल्कुल सही है। और राजा राम मोहन राय जी ने जो है ये पश्चिमी शिक्षा का जो है प्रसार करना चाहते थे, और जो है जो दुनिया के ताने बाने थे, अंधविश्वास थे, इनको ख़त्म करना चाहते थे। और इन्होंने जो है सती प्रथा पर भी जो है काफ़ी ज़्यादा काम किया था। देखिए, राजा राम मोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों से बांध कर रखा जाता था। उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी, और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं थी। विधवाओं की ज़िंदगी में बदलाव लाने की कोशिश। अब देखिए, राजा राम मोहन राय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ जो है मुहिम छेड़ी। अब राजा राम मोहन राय जो है ये संस्कृत तथा फारसी और अन्य कई भारतीय भाषाओं और यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। देखिए, थोड़ा सा जो है जुकाम और खांसी है दोस्तों, थोड़ा सा जो आपको इंटरप्शन हो रहा है उसको थोड़ा सा अनदेखा करिएगा। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। बिल्कुल ऐसा कहीं नहीं दिया गया है। और 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राम मोहन राय के विचारों को सही मानते थे, क्योंकि वो उनकी एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 में जो है सती प्रथा बंद हो गई। सती प्रथा कब बंद हो गई ये भी नोट कर लीजिएगा। 1829 में जो है सती प्रथा पर पाबंद लगा दिया गया। और राजा राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद में सुधारकों ने भी अपनाया। और जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे, अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करता हो। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है। अब देखिए, हुआ क्या होगा, मैं अपने हिसाब से जो बता रहा हूँ, कभी क्या हुआ होगा कि कोई एक स्त्री जो है अपने मन से जो है अपने पति, मतलब हो सकता है कि अत्यधिक ज़्यादा प्रिय रहे हों दोनों लोग, तो पति की मृत्यु के बाद वो स्वेच्छा से चिता पर बैठकर जल गई हो। अब उसी को देखते देखते क्या हुआ, लोगों ने आडंबर बना लिया और सती प्रथा शुरू कर दी। और ऐसा जो है ये बिल्कुल सही नहीं था। समय के साथ जो है आडंबरों को बंद कर देना चाहिए, और समय के साथ परिवर्तन बहुत ज़्यादा जरूरी है।
देखिए, कुंडों पर झूलने का त्यौहार। इस लोकप्रिय त्यौहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब से कष्ट का सहन करते हैं और वो अपनी खाल में कुंडा भेद कर एक झूले पर लटक जाते हैं। 19वीं शताब्दी में के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय असर ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को बर्बर कहा कहकर उनकी आलोचना शुरू की, तो इस त्यौहार की खासतौर पर आलोचना की गई थी। देखिए आगे क्या कहा जा रहा है आपसे कि पहले हम उन्हें लकड़ियों में बांध देते थे। देखिए ये सती प्रथा के बारे में लिखा गया है और देखिए यहाँ पे जो है क्या कहा जा रहा है। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे। इनमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थक और आलोचकों के बीच जो है बहस के रूप में लिखे गए थे। सती प्रथा के बारे में इसी तरह का एक उदाहरण देखिए। सती समर्थक कह रहे हैं, औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, भरोसे की योग्य नहीं होती। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये जिन्होंने कहा ये गलत है। उनमें से बहुत सारे खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जाने की कामना करती हैं। तो देखिए बहुत मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी, लेकिन 100 में से कहीं एक आध ऐसा जो है मैटर देखा गया होगा और उसी के बाद जो है ये प्रथा शुरू कर दी गई। परंतु वे कहीं धधकती आग से भाग न निकले, इसीलिए पहले हम उन्हें चिता की लकड़ियों में कसकर बांध देते थे। तो ये बिल्कुल गलत है। जीने का अधिकार जो है भगवान ने सबको दिया है और सभी अपनी इच्छा से जी सकते हैं। देखिए सती विरोधी। अब आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही नहीं दिया। बिल्कुल, भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उनमें समझ नहीं होती है? अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति ने ना समझ सकता हो, तो पढ़ाई गई चीज़ों को ग्रहण न कर पाए, तो हम उसे अक्षम कैसे मान सकते हैं? परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो उन्हें कमतर कैसे कह सकते हो? देखिए अब ये संवाद जो है 175 साल से भी ज़्यादा पहले के हैं। अब इसी में देखिए उदाहरण के लिए जो है एक प्रसिद्ध समाज सुधारक हैं, इनका क्या नाम है? ईश्वरचंद विद्यासागर। इन्होंने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया और अंग्रेज सरकार ने यह सुझाव मान लिया कि 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित कर दिया गया। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्हें विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार भी किया। देखिए जो विधवाओं का जो है विवाह के उनका विरोध करते थे, उन्होंने जो है ईश्वरचंद विद्यासागर का भी विरोध किया और उन्होंने यहाँ उनका बहिष्कार भी करना शुरू कर दिया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में भी फैल गया और मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में वीर सेलिंगम पुंतुल ने विधवा विवाह के समर्थन में। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन कहाँ से जो है पूछेगा आपका। मद्रास प्रेसिडेंसी में विधवा विवाह का समर्थन कौन कर रहा था? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वीर सेलिंगम। ठीक है, वीर सेलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक नया संगठन बनाया और लगभग उसी समय मुंबई में युवा बुद्धिजीवियों ने, सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया है। आप लोग यहाँ से जो है जरूर पढ़िएगा, 2-4 बार पढ़िएगा, नहीं तो आप नोट कर लीजिए। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफ़ी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते रहे। देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया था। देखिए कब किया था इन्होंने? 1875 में। कौन से समाज का? तो आर्य समाज की स्थापना की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए लड़कियां स्कूल जाने लगी। यहाँ पर आपको ईश्वरचंद विद्यासागर जी दिख रहे होंगे। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना आवश्यक है। बिल्कुल, कलकत्ता में विद्यासागर और मुंबई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने इस लड़कियों के लिए स्कूल खोले और 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों का लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता था कि ये लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वालों पिता या पति की देखरेख में ही घर पर पढ़ाया जाता रहा और कई महिलाओं के बिना किसी की मदद लिए जो है खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। क्या आपको याद है कि पिछले साल की सामाजिक और राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने जो है राज सुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था? वे ऐसी महिला थी जिन्हें रात में दिए की टिमटिमाती लो में जो है छिपे छिपे पढ़ना होता था। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी नाम मिलते हैं। गार्गी, अपाला, विदुषी, इनका सबका नाम मिलता है। तो महिलाएं पहले भी पढ़ती लिखती थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बीच में थोड़ा सा जो है इनको जो है एकदम बांध दिया गया। और प्राचीन भारत में जो है महिलाओं की स्थिति भी अच्छी थी और जो है वहाँ भी वो जो है विद्वान हुआ करती थी। देखिए हिंदू महाविद्यालय की छात्राएँ 1850
1875। 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तो आमतौर पर माना जाता था कि लड़कियों को पढ़ाई लिखाई के लिए लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होना चाहिए। हिंदू महिला विद्यालय ऐसे शुरुआती संस्थानों में से था जहां वही शिक्षा दी जाती थी जो उस समय लड़कों को ही दी जा रही थी। देखिए 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में, मैं थोड़ा सा इसको जो है इसकी विड्थ जो है कम कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि पंजाब में और ज्योतिराव फुले ने महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले और उत्तर भारत के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ने सीखने लगी। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थीं। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान की शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर में ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ और इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू साथ साथ दोनों के बारे में पढ़ें और उसको संभालें। महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। अब देखिए महिलाएं धीरे धीरे इन्होंने पढ़ना शुरू किया और फिर इन्होंने उसके बारे में लिखना भी शुरू कर दिया। 20वीं सदी की शुरुआत से ही सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए विचार स्कूल खोले। देखिए ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग 2-4 बार जरूर पढ़िएगा। यहाँ से आपका सवाल बन सकता है, स्टेटमेंट वाइज सवाल आपसे बन सकता है एग्जाम में। देखिए वह रूढ़वादी विचारों की जो है कटु आलोचक थी और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को जो है निचले दर्जे में रखा है। 1880 के दशक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगीं। उनमें से कुछ चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गईं। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगीं और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक जो है विचार प्रस्तुत किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई सिंधी ने जो है इम्पॉर्टेंट है स्त्री पुरुष तुलना नामक जो है किताब प्रकाशित की जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच जो है मौजूद सामाजिक फ़र्कों की आलोचना की गई। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है और उन्होंने जो है ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं पर की दुर्दशा पर एक किताब भी लिखी। उन्होंने पूना में विधवा गृह की जो है स्थापना की जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहां महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी चला सकें और जाहिर है कि इन सब बातों से रूढ़वादी खेमे के लोग काफ़ी आग बबूला हो गए। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा कि हिंदू महिलाएँ पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं जिससे जो है हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे और रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलाव के नतीजे को लेकर चिंतित थे। देखिए अभी जो बातें कही जा रही हैं वो एक प्रकार से सही भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पढ़ लिख जाएगा और जो पश्चिमी तौर तरीके अपना लेगा वो अपनी संस्कृति भूल जाएगा। देखो बहुत सारे लोग 100 में से 80% भूल रहे हैं, पढ़ लिख कर अपनी संस्कृति भूल रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन मैं इस बात से जो है कतई एग्री नहीं करता कि किसी को जो है पढ़ाई का अधिकार नहीं है। देखिए आप लोग पढ़िए, आगे बढ़िए, सभी को पढ़ाई का अधिकार है, सभी को उच्च शिक्षा का अधिकार है, सभी को चाहे वो पश्चिमी तौर तरीके हों चाहे इंडियन कल्चर हो, सभी को अपनाने का अधिकार है। लेकिन अपनी संस्कृति और अपने जड़ें जो है वो नहीं भूलना चाहिए, अपनी संस्कृति के साथ ही जीना चाहिए। आप चाहे कितने भी मतलब विद्वान हो जाए, जो अपनी संस्कृति को भूल जाता है फिर इतिहास भी उसे भूल जाता है। तो ये मेरा मानना है, आप लोगों का क्या मानना है ये भी आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। देखिए स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई सिंधे ने क्या लिखा है, क्या औरत को अपनी ज़िंदगी उतनी ही प्यारी नहीं होती जितनी कि तुम्हारी ज़िंदगी प्यारी होती है। ये तो कुछ ऐसी ही बात हो गई मानो महिलाएं पुरुषों से बिल्कुल अलग चीज़ों से बनी हो, मानो वे धूल या चट्टानों या जंग लगे लोहों से बनी हो और तुम्हारी ज़िंदगी शुद्ध सोने की बनी हो। तुम मुझसे पूछते हो कि मेरा मतलब क्या है। मेरा मतलब यह है कि जब औरत का पति मर जाता है तो उसका क्या हश्र होता है। नाई आता है और उसके लहराते बाल साफ कर देता है सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारी आंखों को ठंडक पड़ जाए। उससे जो है शादी ब्याह आबो भगत और उन शुभ अवसरों पर से बहिष्कृत कर दिया जाता है जहां विवाहित महिलाएं जाती हैं। भला इन पाबंदियों की वजह से क्या है, क्योंकि उसका पति जो है मर चुका है, वह अभागी है, दुर्भाग्य उसके माथे पर खुदा हुआ है, उसका चेहरा नहीं देखा जाता या अशुभ होता है। तो बिल्कुल मैं भी इन सभी के खिलाफ हूँ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आगे देखिए कहा जा रहा है कि जो है
जैसा कि आप देख सकते हैं कि 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले, महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत में से वह महिलाओं के मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलन में हिस्सा भी लिया। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता व समानता की मांगों का समर्थन किया और राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सभी पुरुषों व महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा। परंतु उनका आह्वान यह था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेज राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और आगे आपसे कहा जा रहा है कि बाल विवाह के विरुद्ध कानून। देखिए, पहले जो है छोटी उम्र पर शादी कर दी जाती थी और जो है बाल विवाह इसे ही कहते थे। देखिए, महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज़ और मजबूत हुई और लोग बाल विवाह जैसे स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद थे जिन्होंने बाल विवाह पर पाबंदी हेतु कानून बनाने के लिए संघर्ष किया और 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम कब आया? 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम के द्वारा जो है ये बाल विवाह को जो है प्रतिबंधित कर दिया गया। इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानूनों के बारे में हुए थे। इस कानून के अनुसार 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी जो है नहीं की जा सकती और बाद में इसे बढ़ाकर जो है 21 वर्ष कर दिया गया लड़कों की आयु और लड़कियों की जो है वो 18 साल कर दी गई। अब देखिए, यहाँ पर एक दूल्हा दुल्हन भी दिखाया गया है जो 8 साल की दुल्हन है। ठीक है। अब यह 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक बाल वधू का चित्र है। क्या आपको पता है कि आज भी हमारे देश में 20% से ज़्यादा लड़कियों की शादी जो है 18 साल से पहले ही हो जाती है। देखिए, जाति और समाज सुधार। हमने अभी भी जिक्र किया कि जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया उनमें से कई जातियां गैर बराबरी के भी विरोधी थे और राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाले एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज भक्ति परंपरा का समर्थक था जिसने सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए मुंबई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। ये भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट करिएगा। सदस्यों में बहुत सारे ऊंचे और जातियों के लोग थे। गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श जैसे मामलों पर जातीय कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे और अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पा सके। कई ऐसे लोग थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारकों, आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल खोलने लगे थे और इस प्रकार जो है कई जो है बच्चों की बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के लिए नए साधन मिलने लगे थे बच्चों को। उसी समय बहुत सारे लोग जो है गरीब लोग शहरों से में मिल रही नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर शहर भी जा रहे थे और नए कारखानों में, नगर पालिकाओं में कई नौकरियां निकल रही थीं, जिसके बारे में आप अध्याय 6 में विस्तार से पढ़ चुके हैं। ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। देखिए, कल्पना कीजिए कि इससे मजदूरी की मांग जो है कितनी पैदा हुई और शहरों में नालियाँ बनाई जाने लगी, सड़कें बिछानी थी, इमारतों का निर्माण होना था, साफ रखना था शहरों को। इसके लिए कूलियों, खुदाई करने वालों, बोझा ढोने वालों, ईंट बनाने, नालियाँ साफ़ करने, सफाई कर्मी, पालकी ढोने वालों, रिक्शा खींचने वालों की ज़रूरत थी। और यह श्रम कहाँ से आए? इन कामों को संभालने के लिए गाँवों और छोटे कस्बों के गरीब शहरों की तरफ जाने लगे। वहाँ के मजदूरों की मांग पैदा हो रही थी। शहर जाने वालों में से बहुत सारे निम्न जातियों के लोग भी थे, जो कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद और इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बागानों में काम करने भी चले गए थे। नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर था, परंतु गरीबी, निचली जातियों के लोगों को यह गाँव में सवर्ण द्वारा उनके जीवन पर दमनकारी कब्जे और दैनिक अपमान से छूट निकलने का एक मौका था। अब देखिए, यहाँ पर एक अधिकारी जहाज़ आपको दिख रहा होगा, मतलब अधिकारी जहाज़ नहीं, मतलब एक जहाज़ दिख रहा था। ये अधिकारी का एक जहाज़ था, जॉन एलन नाम था उसका। इस खूली के जहाज़ के द्वारा भारतीय मजदूरों को जो है मॉरिशस ले जाया। अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, जूते कौन बना सकता था। ठीक है, चमड़े का काम करने वालों को परंपरागत रूप से नीची नज़र से देखा जाता था, क्योंकि वे मृत पशुओं का चमड़ा निकालते थे जिन्हें वे गंदा व दूषित मानते थे। ठीक है, पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की ज़बरदस्त मांग पैदा हो गई, परंतु चमड़े के कामों के लिए प्रति जातीय पूर्वग्रहों की वजह से केवल परंपरागत चमड़ा कामगार और मोची ही जूते तैयार कर सकते थे। लिहाजा वे ज़्यादा कीमत की मांग करने लगे और उन्हें काफ़ी लाभ हुआ। जूते बनाते समय एक देखिए फ़ोटो भी है और मादिगा समुदाय के लोग हैं और 19वीं शताब्दी आंध्र प्रदेश का ये फ़ोटो है कि मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिगा एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही है। वे पशुओं के शवों को साफ़ करने, चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूतियाँ जो है सीने में माहिर थे। आगे कहा जा रहा है, इसके अलावा दूसरी तरह की जो है नौकरियाँ सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में लोगों की ज़रूरत बढ़ गई। अछूत माने जाने वाले महार समुदाय के बहुत सारे लोग
महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई इनको। दलित आंदोलन के नेता B.R. अम्बेडकर के पिता एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। आगे कहा जा रहा है कि कक्षा में जगह नहीं। बम्बई प्रेसिडेंसी में 1829 में अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज़ उठाई तो उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे में बैठकर सबक सुनने की इजाज़त दे दी गई, ताकि वे कमरे को दूषित ना कर सके जहां ऊंची जातियों के लड़कों को पढ़ाया जाता था। ये बिल्कुल जो है गलत होता था, ऐसे भेदभाव नहीं करने चाहिए। गुजरात के दुबला समुदाय के लोग बाजार के लिए आम धोकर ले जाते हुए, अब ये सब जो है एक इमेज दी गई है। आगे देखिए, समानता और न्याय। ठीक है, समानता और न्याय की मांग। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर ऐसे भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए थे। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की। देखिए, याद रखिएगा, घासीदास ने जो है सतनामी आंदोलन की शुरुआत की और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर, मथुआ पंत ने जो है चांडाल काश्तकारों के बीच काम किया। ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रखिएगा। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल किया, जिसे आज केरल कहा जाता है। वहाँ एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जातिगत विभिन्नता के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया और उनके अनुसार सारी मानवता एक ही जाति है, बिल्कुल एक ही जाति है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था, ओरु जाति ओरु मतम ओरु दैवम मनुष्यान। मानवता की एक जाति है, एक धर्म है और एक ही ईश्वर है। अब देखिए, पहले होता था क्या था कि अगर हम प्राचीन भारत में देखें तो हमारी जाति व्यवस्था नहीं थी, वर्ण व्यवस्था थी और काम के हिसाब से जो है सबको अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, समय बढ़ा और कुछ लोगों की वजह से जो है जो वर्ण व्यवस्था थी वो जाति व्यवस्था में बदल गई। आगे देखिए, इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो कि गैर ब्राह्मण जातियों में से थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का भी प्रयास किया। अगला सवाल क्या कहा जा रहा है, गुलामगिरी। देखिए, इंपॉर्टेंट है, गुलामगिरी किसने लिखी है, तो ये ज्योतिराव फुले की एक जो है रचना है, इसको भी याद रखिएगा। देखिए, निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव फुले सबसे मुखर नेताओं में से थे। 1827 में इन्होंने ज्योतिराव फुले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई और बड़े होने पर उन्हें जात आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर खुलकर हमला किया कि आर्य होने के कारण वे औरों से श्रेष्ठ हैं। फुले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें अपना गुलाम बना लिया। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो वे पराजित जनता को नीच निम्न जाति कहने और मानने लगे। फुले के अनुसार ऊंची जातियों का उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देसी लोगों की है, कथित निम्न जाति के लोगों की है। फुले ने दावा किया कि आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग हुआ करता था और तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे, मराठा देहात पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्रों और अतिशूद्रों को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फुले द्वारा स्थापित किए गए सत्यशोधक समाज नामक संगठन ने जातीय समानता के समर्थन में मुहिम चलाई थी। अब इनके द्वारा कौन सा समाज था, तो सत्यशोधक समाज था और गुलामगिरी इनकी पुस्तक थी, याद रखिएगा। मैं यहाँ और तुम वहाँ। देखिए, फुले उच्च जातियों के नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के भी आलोचक थे। उन्होंने लिखा था कि ब्राह्मण ने अपने धर्म की वह तलवार छिपा ली है जिसने लोगों की संपन्नता का गला काट दिया है। अब वे देश के महान देशभक्त बने घूम रहे हैं। हमारे शूद्र मुस्लिम और पारसी नौजवानों को ये सलाह देते हैं कि हम ऊंच नीच के बारे में अपना सारा लड़ाई झगड़ा बंद करके एकजुट नहीं होंगे तो हमारा देश कभी उन्नति नहीं कर पाएगा और यह एकता उन्हीं के फ़ायदे में होगी, क्योंकि इसके बाद दोबारा यही स्थिति पैदा हो जाएगी, मैं यहाँ और तुम वहाँ। देखिए, काश्तकार की चाबुक जो एक पुस्तक है उसमें इन्होंने ऐसा लिखा था। आगे देखिए, 1873 में इनकी जो है गुलामगिरी पुस्तक आई, ये भी याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा। 1873 में इनकी एक पुस्तक आई थी, उसका नाम था गुलामगिरी और इससे लगभग 10 साल पहले अमेरिकी गृह युद्ध हो चुका था। इसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फुले ने अपनी पुस्तक उन सभी अमेरिकियों को समर्पित की जिन्होंने गुलामी को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था। आगे कहा जा रहा है कि इस तरह उन्होंने भारत की निम्न जातियों और अमेरिका के काले गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़ दिया। और जैसा कि उदाहरण से पता चलता है कि फुले ने जाति व्यवस्था की अपनी आलोचना को सभी प्रकार की गैर बराबरी से जोड़ दिया था। वह उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबतें और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालात से
के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और दक्षिणी भारत में ईवी रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। यहाँ पर देखिए, हम भी इंसान हैं। 1927 में अम्बेडकर ने कहा था, अब हम सिर्फ ये साबित करने के लिए तालाबों पर जाना चाहते हैं कि औरों की तरह हम भी इंसान हैं, बिल्कुल। और हिंदू समाज को दो मुख्य सिद्धांतों समानता और जातिवाद को की समाप्ति पर पुनर्गठन किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, कहा जाए कि मंदिरों में कौन जा सकता था। मंदिरों में कौन जा सकता था। अम्बेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे और बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा था कि रोज़ाना की ज़िंदगी में जाति भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या था। उन्हें स्कूल में उन्हें बैठने नहीं दिया जाता था। उन्हें कक्षा के बाहर ज़मीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें सवर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद देखिए, स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद जो है उन्हें फेलोशिप मिल गई और 1919 में वे अमेरिका से भारत लौट आए और उन्हें समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा। और 1927 में इन्होंने क्या चलाया, तो मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया। ये याद रखिएगा, मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर काफ़ी आग बबूला हो गए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। 1927 से 1935 के बीच अम्बेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए और वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ जो है कितनी मजबूत है। आगे आपसे कहा जा रहा है कि गैर ब्राह्मण आंदोलन। देखिए, 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन शुरू हुआ और यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए हैं और उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों और देसी द्रविड़ीय नस्लों को हराकर दक्षिणी भूभाग पर विजय हासिल की। उन्होंने सत्या पर ब्राह्मणवादी दावे को भी चुनौती दी और पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ईवी रामास्वामी नायकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बढ़े। उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों को गंभीरता से अध्ययन किया। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से जो है कुर्सी या अलग अलग इंतजाम किए गए थे, उन्होंने हताश होकर जो है पार्टी छोड़ दी। इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग अलग बैठने का इंतजाम किया जा रहा था और पेरियार समझ चुके थे कि अछूतों को अपने सम्मान के लिए लड़ना पड़ेगा। और इसी बात को देखते हुए उन्होंने आत्मसम्मान या आत्मस्वाभिमान जो है आंदोलन शुरू किया था। ये चीज़ आप याद रखिएगा। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक अछूत ही हैं जिन्हें ब्राह्मण ने अपने अधीन कर लिया है। और उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता व मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानताओं को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूतों को खुद मुक्ति पानी होगी। पेरियार हिंदू पुराणों के जो है कट्टर आलोचक थे। तो ऐसा देखिए गलत बात है। देखिए, पुराणों में कहीं भी जाति जो है विशेषताएं नहीं दी गई हैं कि कोई निचली जाति का है या कोई उच्च जाति का है। ठीक है, भगवान ने सबको बनाया, भगवान ने सभी को एक समान अधिकार दिए हैं और यहाँ के जो ढकोसले बनाए गए हैं वो जो है आपके इंसानों के बनाए हुए हैं। और अगर प्राचीन भारत की बात करें तो वहाँ पर जो कोई वर्ण व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था कोई भी नहीं थी। काम के आधार पर जो है लोगों को कैटेगराइज किया गया था। और ये जो है इन्होंने कहा कि ये जो है खासतौर पर मनु द्वारा रचित संहिता, भगवद गीता और रामायण के कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने निचली जातियों पर अपनी सत्ता और महिलाओं पर पुरुषों को प्रभुत्व स्थापित करने के लिए उन पुस्तकों का सहारा लिया है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्होंने ठीक तरह से इन ग्रंथों का समझ लीजिए अध्ययन नहीं किया, क्योंकि आपको कहीं भी ये बात नहीं मिलेगी किसी भी ग्रंथ में कि स्त्रियों को जो है एक जो है केवल एक वस्तु के रूप में माना जाता था। देखिए, ये दलीलें लोगों को सहज रूप से रास नहीं आई। निम्न जातीय नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलन से उच्च जातियाँ राष्ट्रवादी नेताओं के बीच जो है आत्ममंथन और आत्मालोचना की प्रक्रिया शुरू हुई। परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं और भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों का सख्ती से विरोध किया था। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आँच ना आवे। साबित वे करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में मान्यता मिल चुकी है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों में ऐसी कोई मान्यता नहीं थी जो कि आपको ऊंच नीच और जो है जातियों में बांटती थी। ये सब इंसानों ने यहाँ पर खुद समाज में बनाए। औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष जो है ये आज भी जारी है। यहाँ पर देखिए पेरियार ने क्या लिखा है। इन्होंने कहा कि तारा मुकरतुम जैसे शब्दों के आगमन के बाद हमारी महिलाएं पतियों के हाथ की कठपुतली बन गई और ऐसे में पिताओं के संरक्षण में जीना पड़ता था, जो बेटियों को सलाह देते थे
कि उन्हें पतियों को उपहार में दिया जा चुका है और वो अब वे अपने पति के घर का हिस्सा है। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, पति और पत्नी जीवन के दो सुख दुख के साथी होती हैं और ना तो पुरुष महिला के बिना पूरा हो सकता है, ना महिला पुरुष के बिना जो है पूर्ण हो सकती है। तो ये कुछ जो है प्रकृति का नियम है और आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग समझदार हैं। तो दोनों का साथ रहना और दोनों का सामंजस्य बिठाना ये बहुत ही ज़रूरी है। देखिए आगे आपसे कहा जा रहा है कि ये दलीलें जो है ये तो मैंने आपको पढ़ दिया है। और आगे कह रहा है कि ब्रह्मो समाज, देखिए सुधारों के लिए संगठित होना, और इसमें से ब्रह्म समाज जो है ये 1830 में इसकी स्थापना की गई थी। और जो है यह संस्था सभी प्रकार के मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध थी। इसके अनुयायी उपनिषदों में विश्वास रखते थे। इनके सदस्यों को धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। और ब्रह्मो समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खासतौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला। अब केशव चंद्र सेन जो है ब्रह्मो समाज के मुख्य नेताओं में से एक थे। अब देखिए डेरिजियो और यंग बंगाल, 1820 के दशक में हेनरी जो है लुई विवियन डेरिजियो ने हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे और उन्होंने अपने विद्यार्थियों के अमूल्य परिवर्तनकारी विचारों से अवगत करवाया। उन्होंने तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। जिनके द्वारा शुरू की गई यंग बंगाल मूवमेंट, उनके विद्यार्थियों ने परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई और महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और सोचवा व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। देखिए यंग बंगाल मूवमेंट किसने चलाया, तो ये हेनरी विवियन डेरिजियो ने चलाया था, ये भी याद रखिएगा। आगे कहा जा रहा है रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद। तो देखिए रामकृष्ण मिशन जो है इसका जो मिशन है ये स्थापित किया था स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु जो है गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा था। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902, जिनका मूल नाम जो है नरेंद्रनाथ दत्त था, उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली संतुलित आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्हें सुनने के बाद न्यूयॉर्क हेराल्ड ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनर्स्थापित किया। लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था और अपने देशवासियों की निर्धनता और दुर्दशा से उन्हें अतिशय दुख हुआ। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो पाएगा जब जनसमूह की दशा उन्नत हो। भारत के लोगों को उन्होंने रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चार दीवारी से बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया और इस आह्वान द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक अवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया। किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव संकीर्ण नहीं था। उन्हें यह विश्वास था कि मानव जाति को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आए और जो है एक सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने का उपदेश दिया। इस उद्बोधन में वह जो है वास्तविक नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए एक महान शक्ति के जो है स्रोत बन गए। आगे कहा जा रहा है कि प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी में बम्बई में स्थित जो है बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई और जातीय बंधनों को खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किए गए। प्रार्थना समाज में महिलाओं को शिक्षा का प्रोत्साहित किया गया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। उसकी बैठक धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर भी यह विचार विमर्श किया जाता था। अब देखिए वेद समाज मद्रास में जो है 1864 में वेद समाज की स्थापना हुई थी। वेद समाज ब्रह्मो समाज से प्रेरित था और वेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़वादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की सख्त निंदा की। बिल्कुल अलीगढ़ आंदोलन, सैयद अहमद खां के द्वारा 1875 में अलीगढ़ में खोले गए मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, इसी को हम बाद में क्या कहें अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अभी से कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा भी दी जाती थी। और अलीगढ़ आंदोलन को जो है शैक्षणिक सुधारों के क्रम में जो है इसमें इस क्षेत्र में इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। आगे देखिए सिंह सभा आंदोलन, देखिए सिखों के सुधारवादी संगठनों के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर में हुई। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं में ने सिख धर्म को अंधविश्वासीय, जातीय भेदभावों और ऐसे आचरण में जिसे वे गैर सिख समझती थी उससे मुक्त कराने का प्रयास किया गया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया और अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी इसमें पढ़ाया जाता था।
देखिए यहाँ पर आपको खालसा कॉलेज का चित्र दिखाया गया है, जो 1892 में सिख सभा आंदोलन के नेताओं द्वारा स्थापित किया गया था। आगे क्या कहा जा रहा है, काले गुलाम और गोरे बागान मालिक। देखिए अभी कितना बच रहा है, तो हमारा जो है बस यही एक लास्ट जो है पेज है, यही बच रहा है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए काले गुलाम और गोरे बागान मालिक। आप यह जान चुके होंगे कि ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जातीय उत्पीड़न और अमेरिका में प्रचलित दास प्रथा के बीच किस तरह का संबंध स्थापित किया। क्या आप जानते हैं कि दास्ता की यह प्रथा क्या थी? 17वीं शताब्दी में जब यूरोपीय खोजी यात्री व्यापारी पहली बार अफ्रीका पहुंचे तो उन्होंने गुलामों का व्यापार शुरू कर दिया। अफ्रीका के काले लोगों को पकड़कर वो अमेरिका ले जाते थे और वहां के गोरे बागान मालिकों को बेच देते थे। उन्हें कपास और अन्य बागानों में काम करना पड़ता था, जो ज़्यादातर दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित थे। बागानों में से ये गुलाम पो फटने से लेकर देर रात तक काम करते थे और सही ढंग से काम न करने के नाम पर मालिक उन्हें सजा देते थे, कोड़ों से पीटते थे और तरह तरह की यातनाएं देते थे। श्वेत और अश्वेत सभी तरह के बहुत सारे लोगों ने संगठित रूप से दास प्रथा का विरोध किया और इसी क्रम में उन्होंने 1776 की अमेरिकी क्रांति की भावनाओं का हवाला देते हुए आह्वान किया कि अमेरिका वासियों अपने घोषणा पत्र को देखो, क्या तुम्हें अपनी भाषा समझ में नहीं आती? गेटिसबर्ग में दिए गए अपने अत्यंत भावप्रवण भाषण में अब्राहम लिंकन ने कहा था कि उन्होंने दास प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया, वे लोकतंत्र के पथ प्रदर्शक हैं। मतलब जिन्होंने दास प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया वे लोकतंत्र के जो है पथ प्रदर्शक हैं। और उन्होंने लोगों से आह्वान किया ताकि वे नस्ली समानता के लिए कदम उठाएं, ताकि धरती से जनता के द्वारा जनता के लिए का सरकार का नाश हो। ठीक है, याद रखिएगा। गुलामों की बिक्री जो है ये दक्षिणी कैरोलिना में एक जो है यहाँ पे बाजार लगता था और यहाँ संभावित खरीदार नीलामी के में अफ्रीका से लाए गए गुलामों को जो है खरीदते हैं और जांच पड़ताल कर रहे हैं। ये आपको फोटो में दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको जो है कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो हम इसको नहीं देखेंगे, हम अपने सवालों पर सीधे सीधे चलेंगे। देखिए आपके चैप्टर का नाम क्या है, महिलाएं, जातीय और सुधार। और आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हु वाज राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय कौन थे? तो आप सभी लोग जानते हैं राजा राम मोहन राय जो थे ये एक समाज सुधारक थे। कौन थे? समाज सुधारक थे। तो पहले सवाल का हमारा जो है बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरा सवाल है कि सती प्रथा जो है कब समाप्त की गई थी। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सती प्रथा का जो कानून बनाकर जो ख़त्म किया गया था ये आपको 1829 में ये ख़त्म किया गया था, 1829 में। तो ये आपका जो है ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सती प्रथा समाप्त करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अगर इसमें नाम देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक का भी आता है और राजा राम मोहन राय का। ठीक है, राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर जो है विलियम बेंटिक ने ऐसा किया था। तो इसका पहला विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है राजा राम मोहन राय ने 1828 में जो है कौन सा संगठन स्थापित किया था। तो आप सभी लोग जानते हैं राजा राम मोहन राय ने जो है 1828 में ब्रह्म समाज का गठन किया था। ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये 1856 में आपका पारित हुआ था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कहा जा रहा है कि विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। तो विधवा पुनर्विवाह के समर्थक जो है आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे, याद रखिएगा। बाकी राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को जो है बंद करवाया था। आगे कहा जा रहा है हु फाउंडेड आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने थी। तो आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है कि इन विच ईयर वाज आर्य समाज फाउंडेड। मतलब कौन से साल में जो है आर्य समाज की स्थापना हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में हुई थी, याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला सवाल क्या कह रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया। तो अलीगढ़ आंदोलन जो है 1875 में शुरू किया गया था और अलीगढ़ आंदोलन जो है ये सर सैयद अहमद खां के द्वारा शुरू किया गया था, याद रखिएगा। इन्होंने जो है मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की भी स्थापना की थी, जिसे हम आज जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। अगला सवाल बाल विवाह के विरोध किसने किया। तो बाल विवाह का विरोध किसने किया था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही विकल्प हो जाएगा ये आपका दयानंद सरस्वती हो जाएगा। ठीक है, दयानंद सरस्वती हो जाएगा, याद रखिएगा।
आगे देखिए आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11, वन वाज एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास, मतलब आयु सहमति अधिनियम जो है ये कब पारित किया गया था। आयु सहमति अधिनियम जो है ये कब पारित किया गया था, तो ये जो है अगर हम बात करें तो ये 1891 में पारित किया गया था। ए विकल्प जो है इसका वो सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में महिला शिक्षा आंदोलन किसने शुरू किया। भारत में महिला शिक्षा आंदोलन किसने शुरू किया, तो ये सावित्री बाई फुले इन्होंने शुरू किया। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि भारत का पहला कन्या विद्यालय कौन सा था, तो पुणे में जो है बालिका विद्यालय सबसे पहले खोला गया था, तो इसीलिए ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि कलकत्ता में वेथ्यून स्कूल की स्थापना किसने की, या कलकत्ता में जो है वेथ्यून कॉलेज की स्थापना किसने की, तो ये जॉन वेथ्यून ने की थी। ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा भी आपके लिए लेकर आया हूँ, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। देखिए व्हेन वाज जो है ब्रह्मो समाज इस्टेब्लिश, तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, तो आप सभी लोग जानते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो हुई थी ये 1828 में हुई थी। ठीक है, 1828 में हुई थी। इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कहा जा रहा है, ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इनका मुख्य उद्देश्य था अंधविश्वास और जो है कुप्रथाओं को समाप्त करना, तो इसका पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, तो प्रार्थना समाज जो है ये केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि पंडिता रमाबाई कौन थी, तो पंडिता रमाबाई की अगर बात कीजिए तो एक महान विद्वान थी और महिला समाज सुधारक थी। याद रखिएगा, महिला सुधारक थी, तो ये ए विकल्प इसका जो है वो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात की जाए कि भारत में अस्पृश्यता का विरोध किसने किया, तो भीमराव अम्बेडकर ने जो है अस्पृश्यता का विरोध किया था। मंदिर मूवमेंट, मंदिर जो है मतलब मंदिर प्रवेश आंदोलन भी चलाया था। याद रखिएगा, तो बी इसका जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल सत्यशोधक समाज की स्थापना, तो ये ज्योतिबा राव फुले या ज्योतिराव फुले, ऐसा भी आपको कई प्रकार से लिखा मिल सकता है, तो इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है कि निम्न जातियों के उत्थान के लिए किसने कार्य किया, तो निम्न जातियों के उत्थान के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर सही सबसे सटीक देखा जाए तो ये आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा, ज्योतिराव फुले या ज्योतिबा फुले। याद रखिएगा, ए विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 की सावित्री बाई फुले जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित थी, तो सावित्री बाई फुले की अगर बात की जाए तो इन्होंने महिला शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है, इसीलिए ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल क्या कहा जा रहा है कि हु इस्टेब्लिश्ड द रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसने की थी, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो है किसने किया था, तो ये आपके जो है स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, तो ये आपका ये सही हो जाएगा, पहला विकल्प इसका। अगला सवाल कहा जा रहा है कि आर्य समाज का उद्देश्य क्या था, आर्य समाज का उद्देश्य था वेदों की ओर लौटना। ठीक है, वेदों की ओर लौटना और जो धार्मिक जो है अपने धार्मिक प्रवृत्ति है और संस्कृति है उसको ध्यान रखना, और जो है पाखंडों से और अंधविश्वासों से बाहर निकलना, तो इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल कहा जा रहा है कि इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है ये कब हुई थी, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की जो है स्थापना कब हुई थी, तो इसका जो है सही विकल्प आपका हो जाएगा कौन सा, डी विकल्प इसका सही हो जाएगा, 1887। अगला सवाल कह रहा है कि दक्षिण भारत में आत्मसम्मान या आत्मस्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया, तो मैंने आप सभी से बताया था कि इसमें अगर नाम आता है तो ईवी रामास्वामी नायकर का नाम आएगा, चाहे आपसे आत्मसम्मान आंदोलन पूछे, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट या आत्मस्वाभिमान आंदोलन, तो इसमें सब में अगर बात की जाए तो ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें हम पेरियार के नाम से जानते हैं, ये हमारे सही हो जाएंगे। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 हो है जो है विच ला प्रोहिबिटेड चाइल्ड मैरिज, मतलब कौन सा विवाह जो है इसने कौन सा जो है नियम जो है बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला था, तो ये आपका बाल विवाह निषेध अधिनियम हो जाएगा। ठीक है, इसके तहत जो है लड़कों की उम्र 18 साल कर दी गई थी और लड़कियों की उम्र जो है ये 16 साल कर दी गई थी विवाह के लिए, तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। आप कह रहे हैं चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है ये आपका कब पास हुआ था, ये आपको बताना है, तो ये एक्ट कब आया था, तो ये आपका 1929 में आया था। याद रखिएगा 1929 में, ए विकल्प जो है इसका वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए आपसे आगे कहा जा रहा है कि 1929 अधिनियम के अनुसार लड़कियों की न्यूनतम आयु क्या थी। अब लड़कियों की न्यूनतम आयु कितनी थी, मैंने आपको बताया कि लड़कों की जो थी वो 18 वर्ष थी और लड़कियों की जो है वो 16 वर्ष थी, इसीलिए इसका बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा, बी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए आगे
आगे आपसे कहा जा रहा है कि गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी। गुलामगिरी जो है ये किसने लिखी, तो ये जो है ज्योतिराव फुले या ज्योतिबा फुले ने लिखी थी। इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल कहा जा रहा है कि अब अस्पृश्य वर्ग संघ की स्थापना किसने की, तो ये आपका हो जाएगा डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन जो है ये भीमराव अम्बेडकर के द्वारा स्थापित किया गया था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि भीमराव अम्बेडकर की मुख्य मांग क्या थी, तो इनकी मुख्य मांग सीधी सीधी थी समान अधिकार, सभी को एक समान अधिकार हो, इक्वल राइट्स हो, जैसा उन्होंने अनुच्छेद 44 में किया है, समान नागरिक संहिता। ठीक है, याद रखिएगा। तो ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल कहा जा रहा है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की शाखा किसने स्थापित की, तो भारत में अगर बात की जाए थियोसॉफिकल सोसाइटी की शाखा की, तो ये जो है एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित की गई थी, याद रखिएगा। इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कहा जा रहा है, मंदिर प्रवेश आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया था, तो आप सभी लोग जानते हैं मंदिर प्रवेश आंदोलन जो है ये अम्बेडकर ने शुरू किया था। इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, सत्यशोधक समाज का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था ये आपको बताना है। तो समाज में जो है ऐसे समानता और शिक्षा फैलाना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि स्त्री पुरुष तुलना जो है पुस्तक किसने लिखी है, तो आप सभी ने देखा था कि ये जो है ताराबाई शिंदे के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा, ताराबाई शिंदे के द्वारा ये पुस्तक जो है लिखी गई थी। तो इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 37 कि भारत सेवक समाज या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में स्थापित की गई थी, किसके द्वारा, तो ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा स्थापित की गई थी। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि दक्षिण भारत में जातिगत भेदभाव का विरोध करने वाला आंदोलन कौन सा था। दक्षिण भारत में जो है जातिगत भेदभाव का विरोध करने वाला आंदोलन था आपका जो है आत्मसम्मान आंदोलन या सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। तो इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि एक ईश्वर एक धर्म में विश्वास किसका सुधारक था। ठीक है, किस सुधारक का था, एक ईश्वर एक धर्म में विश्वास किस सुधारक का था, ये नारा किसका था, और ये आपसे कहा जा रहा है। तो ये जो है ये नारायण गुरु का था, श्री नारायण गुरु। तो ये आपका सही हो जाएगा पहला विकल्प। ठीक है। अगला सवाल कहा जा रहा है कि जो है 19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों का मुख्य ध्यान किस पर था। 19वीं शताब्दी के जो है समाज सुधारकों का मुख्य ध्यान जो है किस पर था, तो ये जो है सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना सबसे बड़ा इनका ध्यान था। कि जो समाज में आपकी कुरीतियाँ फैली हुई हैं, पाखंड फैले हुए हैं, ऊंच नीच की जो चीज़ें लगी हुई हैं, इनको जो है समाप्त करना और सभी को जो है समान अधिकार दिलाना। तो आज के सेशन में दोस्तों इतने ही सवाल थे और आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए। तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।